तो हार्ट क्या करता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेता है और लेकर कहाँ डालता है, ये लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे हम लोग देखे थे अभी रिस्पायरेशन में कि ब्लड इम्प्योर अशुद्ध कहाँ हो रहा था, बॉडी के सेल्स में, और सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा लंग्स में आता था। तो लंग्स में कैसे आता था, तो यही जो है हार्ट के माध्यम से। तो जैसे ये सेल्स, तो सेल्स में इम्प्योर ब्लड जिसको हम लोग HbCO2, इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, सेल्स में। तो ये HbCO2 यहाँ आता है, किस में आ रहा है, हार्ट के किस भाग में, राइट ऑरिकिल में आ रहा है। और इस डक्ट को क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ये डायरेक्ट वेना कावा नहीं होता है, वेन होता है। फिर ये यहां से यहां आया और यहां से आया ये लंग्स में, और लंग्स में क्या पहुंच गया, HbCO2 पहुंच गया। और ये HbCO2 यहाँ टूट कर Hb+CO2 बाहर निकल गया। और ये जो है कि Hb+O2, ये बना दिया HbO2 लंग्स में, और यही HbO2 आता है यहाँ आता है। तो ये जो नली होता है, ये जो नली होता है, इसको हम लोग कौन सा नली नाम देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं ये। और ये जो होता है पल्मोनरी वेन होता है। फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये आर्टरी। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो उस आर्टरी को हम लोग, नीचे में क्या था, वेंट्रिकल था। तो आर्टरी कहां से निकलते हुए हम लोग देखे हैं, वेंट्रिकल से। अब कौन सा, लेफ्ट की राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से क्या निकला, एओर्टा, एओर्टा निकल, सबसे बड़ा आर्टरी होता है ये सबसे बड़ा आर्टरी, सबसे बड़ा आर्टरी होता है। और एओर्टा जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आर्टरी में, आर्टरी में कन्वर्ट हुआ। आर्टरी जो कन्वर्ट होता है आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल में। आर्टेरियोल जो कन्वर्ट होता है कैपिलरी, कैपिलरी में कन्वर्ट होता है। और यही कैपिलरी जो है कि सेल्स को ब्लड प्रोवाइड करता है, सेल्स को ब्लड प्रोवाइड कौन करता है, कैपिलरी। फिर ये जो है कि यहां से जो है कि वेन्यूल बनाता है, या वेन्यूल बनाता है। वेन्यूल से क्या बनाता है, वेन बनाता है। और वेन से जो है यहाँ दो बनाता है, एक को कहते हैं इंफेरियर वेना कावा, एक को कहते हैं सुपेरियर वेना कावा। तो इंफेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। तो ये होता है कि हार्ट के ऊपरी भाग से, हार्ट के ऊपरी भाग, और ये होता है हार्ट के
निचले भाग। इसका दूसरा नाम होता है पोस्ट कैवल या पोस्ट कैवल, और ये इसका दूसरा नाम प्री कैवल होता है। ये सबसे बड़ा भेल होता है, सबसे बड़ा भेल। और प्री कैवल कहाँ खुलता है? तो राइट ऑरिकिल में लिख लेंगे। पोस्ट कैवल तथा प्री कैवल राइट ऑरिकिल में खुलता है, राइट ऑरिकिल में खुलता है। फिर राइट ऑरिकिल से कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? लंग्स में। फिर लंग्स में जो है कि CO2 बाहर निकल गया, वहां क्या बन गया? तो HbO2 बना। HbO2 जो है कि लेफ्ट ऑरिकिल में, लेफ्ट ऑरिकिल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये एओर्टा के द्वारा जो है कि कन्वर्ट होते हुए सेल्स में आता है। तो यह प्रक्रिया जो है कि हमारे बॉडी में चलते रहता है। प्रत्येक मिनट जो है कि हार्ट कितने लीटर ब्लड को पंप करता है? तो 5 लीटर। पॉइंट देख लीजिए, 5 लीटर प्रत्येक मिनट 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। 5 मिनट 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। अब यहाँ हार्ट जब सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक सिस्टोलिक में 0.5 सेकेंड का समय। डायस्टोलिक 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 में 0.3 सेकेंड का समय लगता है। और सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक को 1 हार्ट बीट। सिस्टोलिक डायस्टोलिक को 1 हार्ट बीट। सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक, तो ये 1 हार्ट बीट हो गया। और 1 हार्ट बीट में 1 हार्ट बीट 0.8 सेकेंड। और हार्ट बीट जो आता है 72 to 80 टाइम्स पर मिनट होता है, पर मिनट। 1 हार्ट बीट में 70 ml ब्लड जो है ये पंप करता है। 1 हार्ट बीट में 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। हार्ट बीट मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और बीपी मापने वाले यंत्र को मैनोमीटर बोलते हैं। और एक होता है ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ECG का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
ग्राम होता है। प्रत्येक मिनट कितना ब्लड पंप करता है? तो 5 लीटर। 1 हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप करता है? तो 70 मिलीलीटर, है ना। और इस तरह से अपने पूरे जीवन में निकाल सकते हैं कि हमारे पूरे जीवन में कितना ब्लड पंप हुआ है। अब ये ब्लड जो आता है, ब्लड, तो ब्लड का जो कंपोनेंट्स होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, कर्पसल्स, 55%, 45% ये होता है। और प्लाज्मा इसमें होता है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। फिर इसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन यदि निकाल देते हैं तो सीरम उसको बोलते हैं। और ये फ्लूडिटी, इसका काम क्या है? तो ब्लड को फ्लूडिटी देना, फ्लूडिटी देना, फ्लूडिटी देता है। और इसका जो आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स, ये ग्रैनुलोसाइट जो आता है इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स ये होता है 1 to 3%, 0.1 to 1%, 60 to 70%। और ये मोनोसाइट्स 5 to 8%, लिम्फोसाइट्स 25%, 30%। इसके द्वारा ठीक है। मोनोसाइट्स 5 से 8, हाँ 5 से 8 मोनोसाइट्स, और लिम्फोसाइट 25 से 30। वैसी स्थिति में पानी चढ़ाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स होता है, या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण होता है। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स होता है। और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स होता है ना। आरबीसी जो आता है, इसका निर्माण जो आता है बोन मैरो में होता है। बोन मैरो का एक भाग होता है जिसको स्पॉन्जी फाइब्रस टिश्यू होता है, उसमें जो है कि स्टेमन सेल्स होता है। उसी स्टेमन सेल्स में जो है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जितने जो ब्लड होता है सही ब्लड का फॉर्मेशन वहीं से होता है ना। आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन से जो है कि एंटी
जेन का निर्माण होता है। और एंटीजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एंटीजन ए, एंटीजन बी। और प्लाज्मा से जो है कि एंटीबॉडी, प्लाज्मा से एंटीजन का निर्माण होता है और इससे जो है कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीजन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एंटीजन ए, एंटीजन बी। और एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और इसका काम क्या होता है? ये तो ब्लड को क्लोट करना, ये शरीर के कटे हुए स्थानों पर ये पहुंचता है और पहुंचकर जो है कि वहां पर ब्लड को क्लोट करता है ये। और आर्टरी और वेन में ब्लड क्यों नहीं क्लोट करता है? तो उसमें बताए होंगे टिश्यू में कि कनेक्टिव टिश्यू में एक प्रकार का सेल होता है, उस सेल्स का नाम क्या है? मास्ट सेल। मास्ट सेल से किस चीज का सेक्रेशन होता है? हेपारिन का, जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड को जमने से रोकता है ना। तो ये इसका मेन काम हो गया, ब्लड को कटे हुए स्थानों पे ब्लड को क्लोट करना होता है ना। इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो रक्त समूह के बारे में कौन सा वैज्ञानिक दिए थे? रक्त समूह के बारे में हाँ, लैंडस्टीनर कब दिए थे? तो 1900 ईस्वी में दिए थे। और इस खोज के लिए जो है कि उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, जिसको ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। एंटीजन एंटीबॉडी, ए में ए, बी में बी, ए और ए बी दोनों होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। ए डोनेशन। क्वेश्चन यही दोनों से ज्यादा पूछता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है, जनरली यही पूछता है ये। अब जो है कि ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जाता है? तो ये जो है ए को देता है और ये ए बी को देता है। एक किसको दे सकता है? यहाँ एरो से स्पष्ट हो रहा है। बी जो है बी को देगा, ए बी को देगा, ए बी जो है केवल ए बी को देगा, ओ जो है ए को देगा, बी को, ए बी को, ओ को। और ए किससे लेगा? ए से लेगा, ओ से लेगा, बी से लेगा, ओ से लेगा, ए बी ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, ओ से लेगा और ओ केवल ओ से। खोज कौन किए थे? तो लैंडस्टीनर और वीनर। कब किए थे? तो 1940 ईस्वी में। और यह 2 होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो जब RH फैक्टर पाया जाता है तो उसको RH पॉजिटिव ब्लड बोलते हैं, जब RH नहीं होता है तो RH नेगेटिव बोलते हैं। तो जैसे A पॉजिटिव, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप, और ये हो गया RH फैक्टर हो गया, तो A प्लस यदि देते हैं तो A प्लस किसको देगा? A प्लस को देगा और AB प्लस को देगा। ये यदि A निगेटिव, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप और ये हो गया RH फैक्टर। इसका मतलब कि RH फैक्टर नहीं है, तो ये किसको देगा? A पॉजिटिव को, A निगेटिव को,
बी ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। हाँ, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। ओ निगेटिव लेते हैं तो यहाँ ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, सर्वदाता। और ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही, सर्वग्राही बोलते हैं। % जो आता है ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव भारत में। हाँ, ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को देगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है ना। हाँ, जैसे ओ पॉजिटिव हुआ ना, तो हम लोग ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव देगा। ये सिर्फ निगेटिव है, निगेटिव को नहीं देगा ये। बाकी सारा प्रोसेस जो इसके पहले हम लोग लिखे थे प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव को देगा। भारत में RH पॉजिटिव 97%, RH निगेटिव 3%। और यूरोपीय देशों में RH पॉजिटिव 85% और RH निगेटिव 15%। यूरोपीय देशों में ये है। RH पॉजिटिव मेल तथा RH निगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव मेल तथा RH निगेटिव फीमेल के द्वारा उत्पन्न दूसरे संतान की मृत्यु गर्भ अवस्था में हो जाता है, मृत्यु गर्भ अवस्था में हो जाता है। इस बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। अब यहाँ जो है कि संतान की उत्पत्ति, तो ये मेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स, संतान। तो मेल में यदि ए है, फीमेल में भी ए, मेल और फीमेल दोनों में ए है, तो संतान ए होगा या ओ होगा। यदि ए है, बी है, ए बी, ए बी ओ, ए और ए बी है, ए बी, ए बी, ए ओ है, ए ओ, बी ए, बी बी है, बी ओ, बी ए बी, ए बी, ए बी, बी ओ, तो बी ओ, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी और ओ, ए बी और ओ, ए बी। अंतर्गत पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतु अपने ही समान नए जीव जंतु उत्पन्न करता है। तो जिस क्रिया के अंतर्गत जीव जंतु उत्पन्न होता है उस क्रिया को जनन कहा जाता है। और जनन क्रिया के लिए जो है कि निषेचन की क्रिया आवश्यक होता है ना।
तो निषेचन में क्या होता है कि मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। तो मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, तो ये क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया ये, है ना। तो यहाँ जो आता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है। मेल गैमेट क्या हो गया, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब बताए थे ना, हाँ, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और जाइगोट क्या होता है, तो डाइप्लॉइड होता है, डाइप्लॉइड। तो जाइगोट का निर्माण, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये ओविडक्ट या हैलोपियन ट्यूब में होता है, ओविडक्ट या हैलोपियन ट्यूब में। तो जब ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होता है तो इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब बॉडी के बाहर होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर इंटरनल और बॉडी के बाहर एक्सटर्नल। तो जाइगोट क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन डाइप्लॉइड हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हो गया हैप्लॉइड होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। ये फर्टिलाइजेशन क्या है, ये तो क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, हाँ, कंजुगेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन में किस चीज का निर्माण हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में होता है। जाइगोट क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है। और जाइगोट जो है कि डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूटेरस में होता है ना। यूटेरस का एक पार्ट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी में जो है कि ओव्यूल का फॉर्मेशन, जिसको अंडाणु बोलते हैं, ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम जो आता है कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। अब फैलोपियन ट्यूब में जो है कि फर्टिलाइजेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अनफर्टिलाइज्ड एग कहाँ पर आता है, यूटेरस में आता है। और यूटेरस के इंडोमेट्रियम, मान लिया जाए कि ये यूटेरस हो गया, तो यूटेरस के जो आंतरिक दीवार होता है उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम बोलते हैं। और वही इंडोमेट्रियम को डैमेज करता है। तो डैमेज कौन किया, तो ओवम। तो डैमेज किया, तो डैमेज करने के कारण जो है कि ओवम और इंडोमेट्रियम और इसके साथ सेल जो डैमेज होता है, तो डैमेज होने के कारण ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये ब्लड के साथ जो है कि फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ये है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है जो फीमेल बॉडी से ये बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। और यही प्लासेंटा जो है कि इंडोमेट्रियम से जुड़ा रहता है। अब प्लासेंटा के द्वारा जो है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को पोषक पदार्थ की प्राप्ति होती है ना। और यहाँ से एक नली निकलता है, इसी नली को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और जब नली को काट देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, फीमेल फैमिली प्लानिंग। तो फीमेल फैमिली प्लानिंग में क्या किया जाता है कि ये नली जो आता है फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। तो काटने की प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है।
उसी तरह से जो होता है मेल में होता है। तो मेल में जो शुक्राणु का निर्माण होता है तो टेस्टिस का एक पार्ट्स होता है, उस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है कि इंटरस्टिशियल सेल्स होता है और जर्म सेल होता है। तो जर्म सेल के द्वारा क्या बनता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, और इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आता है कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। अब फीमेल में क्या हो गया, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से हुआ, ओवरी से हुआ, जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। तो मेल में और फीमेल में, मेल में टेस्टोस्टेरोन, कभी कभी देखे होंगे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाता है, तो वैसे मेल में जो है कि मूछदाढ़ी जो है कि नहीं हो पाता है। कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखे होंगे कि फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाता है, तो वैसे फीमेल में मूछदाढ़ी आ जाता है, शायद ऐसा हम लोग देखे होंगे, ये है ना। तो ये सारा जो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। 45 ईयर्स, आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ फीमेल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, नाम शायद सुना हुआ होगा। तो मीनोपॉज में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, यानी ओवरी जो है कि काम करना बंद कर देता है, ओवुलेशन नहीं होता है। ओवुलेशन नहीं होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, और उस अवस्था को जो है कि मीनोपॉज कहा जाता है ना। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसके बाद सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो ये सारा जो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट्स होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आता है कि मेनली प्लांट में आता है, और जो निम्न वर्गीय जीव जंतु हो गया, जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, इग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो उन सभी में जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पार्ट्स होता है, जैसे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब दो भाग में टूट जाना, मल्टीपल फ्यूजन मतलब दो से अधिक भाग में टूट जाना। बॉडिंग क्या होता है, तो शरीर में एक आउट ग्रोथ होता है, जैसे हाइड्रा में हो गया, ईस्ट में हो गया, फिर जो हुआ जेली फिश में हो गया। तो ये सब जो आता है, सी एनिमोन हो गया, तो उसमें जो है कि बॉडी में आउट ग्रोथ होता है, और आउट ग्रोथ में उस लिविंग थिंग्स का सारा गुण आ जाता है। तो सारा गुण आने के बाद जो है कि बॉडी से टूटकर अलग हो जाता है, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगता है। तो बॉडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फिर जो आता है कि हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट हो गया, स्टीम हो गया, लिप्स हो गया। तो रूट में कौन कौन सा आता है, तो बहुत सारा प्लांट की उत्पत्ति रूट से होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे गन्ना, आलू, ये सब जो आता है स्टीम से होता है। कुछ पौधा ऐसा होता है जो लिप्स से होता है, जैसे बिग्नोनिया, ब्रायोफाइलम, ये सब लिप्स से होता है। तो ये सब जो आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट्स होता है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कि वेरिएशन नहीं होता है ये, क्योंकि एक ही प्लांट से या एक ही लिविंग थिंग से जो है कि नए लिविंग थिंग्स की उत्पत्ति हुआ है, एक ही से हुआ है, तो उसमें वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब कि मेल पेरेंट्स अलग है, फीमेल पेरेंट्स अलग है। तो न्यू बॉर्न बेबी आता है तो उसमें मेल पेरेंट्स का भी गुण होता है, फीमेल पेरेंट्स का भी गुण होता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन कहते हैं। और एक ही पेरेंट्स से हुआ तो उसमें वेरिएशन नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, और इसी वेरिएशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिक। तो आनुवंशिक गुण मतलब क्या हो कि पेरेंट्स, एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में जो गुण आता है उसको हम लोग कहते हैं आनुवंशिक कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, मेंडल। तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिक के बारे में सबसे पहले बताए थे, और इन्होंने जो है कि मटर के पौधा पे प्रयोग किए थे। दो तरह से प्रयोग किए थे, एक मोनो हाइब्रिड, दूसरा डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड।
मोनो हाइब्रिड और दूसरा डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। तो मोनो मतलब कि एक ही पौधा दो गुण का, इसमें दो अलग अलग पौधा दो अलग अलग गुण का लिए थे। तो इसमें जो है कि जीनोटाइप और फेनोटाइप जो रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दो पौधा है लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। जैसे दो मटर का पौधा तो एक लाल पौधा और एक पीला पौधा, हरा पौधा। दूसरा ले सकते हैं कि एक लंबा पौधा दूसरा बौना पौधा। तो इस तरह से दो पौधा अलग गुण का, और इसमें जो है कि दो अलग अलग गुण का दो पौधा लिए, है ना। दो पौधा अलग अलग गुण का, जैसे यहाँ लंबा है और बौना है तो एक पौधा हो गया। फिर दूसरा येलो है या ग्रीन है तो दूसरा पौधा हो गया। तो अलग अलग गुण का हो गया, और इसमें जो हुआ कि दो पौधा अलग गुण का, है ना। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट किए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो लंबा के लिए टीटी और बौना के लिए स्मॉल टीटी। तो इसका जो फर्स्ट जनरेशन में क्या देखे थे, टीटी गुने टीटी। तो ये आया था टीटी टीटी टीटी। तो ये फर्स्ट जनरेशन F1 जेनेरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में कितना पौधा प्राप्त हुआ, चार पौधा, और चारों पौधा का गुण क्या है, आपस में समान है, और यह चारों लंबा पौधा ये है ना। जब इसका दूसरा जनरेशन देखा गया, दूसरा जनरेशन, तो टीटी और टीटी F2 जनरेशन में किया गया, टीटी आ गया, टीटी आ गया, टीटी और ये टीटी आ, चार पौधा। एक हो गया शुद्ध लंबा, दो हो गया अशुद्ध लंबा, एक हो गया बौना हो गया, है ना। तो पहले जनरेशन में जो है कि किसी भी तरह का रेशियो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दूसरे पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, तो 3:1, और जीनोटाइप में क्या आ गया, 1:2:1, यही पूछता है ये फिनोटाइप और जीनोटाइप। जो आता है वो पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन हम लोग नाम सुने होंगे, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो कहां से कहां, तो यहाँ स्टैमेन से स्टिग्मा। तो स्टेमेन क्या होता है, तो प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट्स होता है, और स्टिग्मा क्या होता है, तो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट्स होता है। तो परागन, अब यहाँ जो है कि जैसे तो इसको बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फिलामेंट, और वो इधर कर देते हैं स्टाइल,
स्टिग्मा और फिलामेंट पोलन सैक और ये पोलन ग्लैंड। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या? हाँ, एंथर भी इसको बोलते हैं, फिलामेंट को एंथर, हाँ एंथर भी बोलते हैं इसको। नहीं नहीं, ये पूरे भाग हो गया, ये फिलामेंट हो गया ना, तो पूरे भाग हो गया। ये एंथर जो आता है ना, ये पूरे भाग हो गया, ये है ना। इसको एंथर लिखा देते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका दूसरा नाम होता है गाइनेसियम। इसका दूसरा नाम एंड्रोसियम, एंथर हाँ जायांग या जायांग। ये पुंकेसर स्त्री केसर ये होता है। और यहाँ जो होता है ओव्यूल होता है। यहाँ आता है पोलन ग्रेन, तो इसी को हम लोग कहते हैं परागन, है ना, परागन पोलिनेशन। और जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ आता है तो पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब बोलते हैं। पोलन ट्यूब के द्वारा परागकण कहाँ आया? ओवरी में आता है, तो ओवरी में पोलन ग्रेन प्लस ओव्यूल, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो कहा जाए कि पोलिनेशन कहाँ होता है, तो यहाँ पोलन सेक और स्टिग्मा के बीच होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो ओवरी में होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कि यहाँ ओवरी जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और ओव्यूल जो है कि ये सीड्स में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद जो है कि जो फल बनता है, एक जो आता है कि हम लोग देखे होंगे पार्थेनोकार्पी, शायद नाम सुनिए इसको, अनिषेचित यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ, केला हो गया, पपीता हो गया, तो ये सब जो आता है पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, अनिषेचित फल बोलते हैं ये। तो फल का जैसे निर्माण हुआ, तो ये मान लेते हैं किसी भी तरह का ये फल है, कोई फल है वो बना देते हैं। कोई फल हो गया, तो बीच में क्या हो गया, ये
थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। नहीं ठीक हुआ, नहीं ना। ठीक है, तो ये इसको बीचा बोलते हैं। तो बायोलॉजी के टर्म में इंडोकार्प, इंडोकार्प या भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। ये पेरिकार्प, पेरिकार्प या इपिकार्प, इपिकार्प, ये मेजोकार्प बोलते हैं। और इसी में होता है प्लासेंटा, प्लासेंटा होता है। तो जैसे कहा जाए कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भी, इसे अब पता चल रहा है मेजोकार्प। यदि कहा जाए कि हम लोग पपीता का कौन सा भाग खाते हैं, मेजोकार्प हो गया। अमरूद का कौन सा भाग खाते हैं, तो होल फ्रूट्स खाते हैं, मेजोकार्प, इंडोकार्प, पेरिकार्प, सारा खाते हैं उसका। यदि कहा जाए ब्लैकबेरी, जामुन, क्या खाते हैं, हाँ इपिकार्प और मेजोकार्प खाते हैं। लीची, हाँ लीची का एरिल होता है। लीची हम लोग कभी खाए होंगे तो देखे होंगे कि यदि लीची का बीज इस तरह से, लीची का ये बीज हो गया और उसका फल की उत्पत्ति ऊपर से होता है। जिस तरह से हम लोग आम खाते हैं तो आम खत्म होने के बाद भी गुठली को हम लोग चूसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फल गुठली से बनता है। लेकिन ऐसा नहीं देखे होंगे कि लीची खा लिए तो गुठली को भी चूसते रहते हैं, ऐसा नहीं। तो देखेंगे तो ऊपर से उसका फल नोचेंगे तो ऊपर सटा रहता है। तो इसी भाग को एरिल कहते हैं, इसीलिए लीची का खाने वाला भाग एरिल होता है ना। तो जितने जो फल है इस पे ये निर्भर करता है। लेकिन कुछ फल ऐसा जो एक्सेप्शन में आता है, जैसे लीची का एरिल। कहा जाए अनार, अनार का टेस्टा, लिख लेंगे दो चार गो फल। लीची एरिल, लीची एरिल, हाँ एरिल। अनार टेस्टा, अनार का टेस्टा। कटहल, दलपुंज, कटहल का दलपुंज। बीज, कटहल का बीज भी खाते हैं, दलपुंज भी खाते हैं। अनानास, दलपुंज। नींबू, संतरा, नींबू संतरा। जूसी हेयर, जूसी हेयर। नारियल, इंडोकार्प, इंडोकार्प में भ्रूण आ गया, प्लासेंटा आ गया है ना। तो ये सब आता है, एक्सेप्शनल में आता है। पेरिकार्प हम लोग समझ ही गए हैं। अब इसके बाद जो फ्रूट का निर्माण होता है तो प्लांट का भाग जो हो गया, रूट हो गया, स्टीम हो गया, लिप्स हो गया। रूट्स का काम क्या होता है, स्टीम्स का काम क्या होता है। तो रूट का काम, स्टीम्स का काम हम लोग कल मिलते हैं। तो प्लांट ग्रुप जो है